माध्यम से देखा था, है ना। ये एक क्या है हमारे पास, पहला क्या था, मरुस्थल। और इस मरुस्थल को कौन सी वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कितने भागों में बांट देती है, 2 भागों में, है ना। इन सबको अपन आगे पढ़ने वाले हैं। पहला भाग क्या हो जाएगा, शुष्क मरुस्थल, और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो मरुस्थल को कौन 2 भागों में बांटता है, सीधा प्रश्न मिलेगा आपको, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। फिर हम देखें शुष्क मरुस्थल में भी यह 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग हमारे पास क्या है, बालू का युक्त प्रदेश है, और दूसरा क्या है, बालू का मुक्त प्रदेश है। जो बालू का मुक्त प्रदेश है उसे और क्या कहा जाता है, ड्यून मुक्त, इंग्लिश में लिखेगा वो ड्यून मुक्त क्षेत्र। तो ध्यान रखना है, इस मरुस्थल का 41.5% भाग कैसा है, ड्यून मुक्त या बालू का मुक्त है। हम इसको पूरी तरीके से बाद में देखेंगे। फिर हमने कहा था अर्ध जो शुष्क मरुस्थल है ये भी 4 बेसिन में बटा हुआ है। 4 बेसिन कौन कौन सी हमारे पास, बोलो फटाफट। सबसे पहली कौन सी बेसिन है, घग्गर बेसिन। दूसरी बेसिन कौन सी है, शेखावटी। तीसरी नागौर उच्च भूमि। और लास्ट कौन सी बेसिन है, और इसी प्रदेश को अर्ध शुष्क मरुस्थल को ही क्या कहते हैं, बांगर या फिर बांगड़। तो बांगर या बांगड़ में कौन सी बेसिन स्थित है या नहीं, या कौन सा अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग है या नहीं। या फिर प्रश्न आ जाएगा अरावली के पश्चिम में कौन सी बेसिन स्थित है या नहीं। अलग अलग कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे तो ये पूरा याद होना चाहिए। इस तरीके से अपन पूरा मरुस्थल पढ़ने वाले हैं। पहले हम 2 पार्ट करेंगे, शुष्क और अर्ध शुष्क। फिर शुष्क के भी अपन कितने पार्ट करेंगे, 2 पार्ट। फिर अर्ध शुष्क के भी हम कितने पार्ट पढ़ेंगे, 4 पार्ट। इस तरीके से हम पूरा मरुस्थल पढ़ने वाले हैं। मरुस्थल के बाद में हमारे पास दूसरा जो भौतिक प्रदेश है वो कौन है, अरावली है। ये जो अरावली है इसको हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट देंगे। एक कौन सी अरावली, दक्षिण अरावली। फिर कौन सी अरावली, और फिर कौन सी अरावली, उत्तरी अरावली। एक सामान्य क्वेश्चन बार बार आता रहता है कि मध्य अरावली की ऊंची चोटी कौन सी, उत्तरी अरावली की ऊंची चोटी कौन सी। तो मैंने एक साथ अगर अरावली पढ़ते हैं तो कर नहीं पाएंगे। फिर एक ट्रेंड नया है कि वो देगा 3-4 चोटियां और कहेगा किसका संबंध उत्तरी अरावली से नहीं है या किसका संबंध दक्षिण अरावली से नहीं है। टुकड़ों में पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। दूसरा ये कभी पूछ लेता है कि दक्षिण अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है, तो जैसे आबू रोड से लेकर राजसमंद तक। मध्य अरावली का विस्तार कहां से, राजसमंद से लेकर सांबर। तो इस तरह के घुमा फिरा के प्रश्न आएंगे तो टुकड़ों में बांट के पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फिर तीसरा भौतिक प्रदेश हमारे पास क्या था, पूर्वी मैदान। इस पूर्वी मैदान को भी हम कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में। देखो इनके मध्य में अरावली है, मध्य में क्या स्थित है, अरावली। अरावली के पश्चिम में भी 4 बेसिन है और अरावली के पूर्व में भी कितनी बेसिन है, 4। ये जो पूर्व की है वो पूर्वी मैदान कहलाता है और 4 बेसिन है। एक बेसिन है वो कौन सी बेसिन है, माही बेसिन है। नेक्स्ट बेसिन कौन सी है, चंबल बेसिन, है ना। क्रम से देखिए तो चंबल बेसिन, चंबल बेसिन के बाद कौन है, बनास है, और बनास के बाद कौन है, बाणगंगा बेसिन। इस तरीके से अरावली के पूर्व और पश्चिम में दोनों तरफ समतल भूभाग में बेसिनें बटी हुई हैं। पश्चिम की बेसिनों को बांगर या फिर क्या कहते हैं, बांगड़ या फिर अर्धशुष्क मरुस्थल, और पूर्व वाले को क्या कहते हैं, पूर्वी मैदान। ये 4 बेसिन में अपन अध्ययन करेंगे। फिर हमारे पास लास्ट जो है उसे क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्वी पठार। ये जो दक्षिण पूर्वी पठार है इसे भी हम 2 भागों में पढ़ सकते हैं। एक है उच्च भूमि विंध्यन उच्च भूमि या विंध्यन कंगार के रूप में इसको अध्ययन कर सकते हैं, और दूसरा आपने कहा था दक्कन उच्च भूमि, दक्कन उच्च भूमि। तो ये लास्ट में मैंने कहा था, तुम्हें तो उतार लिया था सेम। किसी को समस्या हो तो ये वापस बना दिया है मैंने कल, उतार लिया सबने। तो इस तरीके से अपन इन 4 भौतिक प्रदेशों को ऐसे टुकड़ों में अध्ययन करेंगे। पहले आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि हम पढ़ने वाले हैं वो 4 भौतिक प्रदेश हैं। फिर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मरुस्थल में भी 2 भाग है, शुष्क और अर्धशुष्क है। फिर शुष्क को भी आपको याद रखना है, एक बालू का युक्त और एक क्या है, बालू का मुक्त है। अर्धशुष्क को भी याद रखना है आपको, 4 बेसिन है, घग्गर, शेखावटी, नागौर और लूणी। अरावली भी 3 भागों में है, पूर्वी मैदान 4 भागों में है, और दक्षिण पूर्वी पठार 2 भागों में पढ़ेंगे, विंध्यन कंगार और दक्कन उच्च भूमि। क्लियर है यहां तक। अब अपन सबसे पहले लेकर चलते हैं किसके बारे में, मरुस्थल के बारे में। ठीक है, इसको एक बार मैप में देख ले। यही डिवीजन जो है, अभी जो हमने डिवीजन किए हैं, ये आपसे एग्जाम में उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम जमाने के लिए भी देता है। यही डिवीजन जो अपन आगे पढ़ के आए, ये कभी कभी इनमें से सब आ जाते हैं। आपको पूर्व से पश्चिम जमाना है या पश्चिम से पूर्व जमाना है। जैसे एक बार क्वेश्चन है ना, विंध्यन कंगार, फिर बनास बेसिन, फिर अरावली और फिर शुष्क मरुस्थल, इनको क्रम से जमाना था। ये क्रम से जमे हुए, कैसे जमे हुए, पूर्व से पश्चिम में, है ना। इसको एक बार और मैप में देख लें।
देखो ये जो मैप है, तो इस मैप में हम देखें तो मध्य में दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर जो श्रृंखला फैली हुई है, इसी को हम क्या कहते हैं, अरावली। ये इस तरह से अरावली राजस्थान के मध्य में फैली हुई है, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर। इसके पश्चिम का भूभाग है जहां पर वर्षा जो है वो 50 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम होती है। 50 सेंटीमीटर से कम जो वहां वर्षा होती है उस भूभाग को हम क्या कहेंगे, मरुस्थल। तो पूरा के पूरा शुष्क मरुस्थल है। लेकिन इस भूभाग में जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा में और ज्यादा क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। ये भूभाग ऐसा है जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी क्या होती है, कम। इसीलिए इस मरुस्थल को हम दो भागों में बांट देते हैं, एक शुष्क मरुस्थल और दूसरा कौन है, अर्धशुष्क मरुस्थल। ठीक है, तो हमारे पास जो पीछे वाला मरुस्थल है जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी क्या होती है, कम, इसे हम क्या बोलेंगे, शुष्क मरुस्थल। और जहां पर 25 से 50 होती है इसे क्या बोलेंगे, अर्धशुष्क मरुस्थल। और शुष्क और अर्धशुष्क को भी अपन ने कहा था दो भागों में बांटे था। तो देखो शुष्क को हम दो भागों में कहा कैसे बांटते हैं, तो यहाँ पोखरण से लेकर, पोखरण कहां पर पड़ता है, जैसलमेर में। फिर फलोदी नया जिला है, और नया जिला कौन है, बालोतरा। इस तरफ है हमारे पास फलोदी, और इस तरफ नीचे की ओर कौन है, बालोतरा है, और ऊपर की ओर जैसलमेर है इस तरफ। या जैसलमेर का कौन सा क्षेत्र है, पोखरण है। इनके बीच में त्रिभुजाकार आकृति में एक पथरीला भूभाग है। पथरीला भूभाग है, इसका मतलब रेत का क्या है, अभाव है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बालू का मुक्त प्रदेश। और इसके चारों तरफ क्या है, रेत ही रेत है। इसी प्रकार अपन मरुस्थल को दो भागों में बांट देते हैं, शुष्क मरुस्थल को, एक बालू का युक्त और दूसरा क्या हो गया, बालू का मुक्त। ठीक है, तो ये अपन ने इसको मैप में देख लिया है। ये जो भाग है इसको हम कहेंगे बालू का युक्त प्रदेश, और शेष ये वाला जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, बालू का मुक्त प्रदेश। तो ये बालू का मुक्त प्रदेश जो है वो आपसे पूछ ले किन जिलों के बीच में, तो एक जैसलमेर है, फलोदी और कौन है, बालोतरा है। क्षेत्र आ जाए पोखरण, फलोदी और फिर कौन है, बालोतरा है। फिर अंदर की बात बाद में पढ़ेंगे। इसी तरह देखो तो इस भूभाग को चार बेसिन में बांटा जाता है। ऊपर वाली बेसिन को कहते हैं घग्गर बेसिन। कौन सी बेसिन है हमारे पास, घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन के बाद में इस वाले भूभाग को कहा जाता है शेखावटी, और इधर वाले भूभाग को कहा जाता है नागौर उच्च भूमि। ये मरुस्थल का सबसे ऊंचा भूभाग है ना, तो नागौर उच्च भूमि। और नीचे वाले बेसिन को क्या कहा जाता है, लूणी बेसिन। देखो आपको ये वाले जो चार हैं ये क्रम से जमाने के लिए दे देगा, दक्षिण से कैसे जमाइए उत्तर की ओर, या फिर उत्तर से कैसे जमाने दक्षिण की ओर। अब ये आ गया है तो इसको रोज का रोज स्क्रीनशॉट है, रोज के रोज डाल देगा, तो घर जाकर आप मैप में इसको अप्लाई करके बनाने हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ये। अब हमारे पास देखो ये हमारी अरावली है, और इस अरावली को अभी हमने कहा था कितने भागों में बांट दिया हमने, 3 भागों में। ये अरावली कहां से लेकर, आबू रोड से लेकर राजसमंद तक की जो अरावली है इसी को कहते हैं दक्षिण अरावली। तो ये हमारे पास कौन सी अरावली हो गई, दक्षिण अरावली। ठीक है, आगे अपन डिप देखेंगे। फिर यहां तक सांभर झील तक वाली को कहते हैं मध्य अरावली। और देखो यहां से लेकर खेतड़ी तक वाली को कहते हैं हम उत्तरी अरावली। तो अरावली को कितने पार्ट में बांट दिया हमने, 3 पार्ट में। ठीक है, फिर देखो इसके इस तरफ हमारे पास पूर्वी मैदान है। ये जो भाग है जहां माही नदी का अपवाह तंत्र है उसे क्या बोलते हैं, माही बेसिन। फिर देखो यहां से एक नदी है, अपन पढ़ेंगे चंबल, तो यहां पर कौन सी बेसिन हो जाएगी, चंबल बेसिन। फिर इसी तरफ से यहां से शुरू हो जाएगी कौन सी बेसिन, बनास बेसिन। और ऊपर वाले पार्ट को कहेंगे हम बाणगंगा बेसिन। इस तरीके से हमारे पास कितनी बेसिनें हैं, 4 बेसिनें। किसका पार्ट है 4 बेसिन, पूर्वी मैदान का। तो देखो अरावली के पूर्व में भी मैदान है और अरावली के पश्चिम में भी मैदान है, लेकिन ये मरुस्थल है, और इस मरुस्थल में शुष्क और अरावली के बीच में 4 बेसिनें। और इस तरफ देखो तो दक्षिण पूर्वी पठार और अरावली के बीच में भी 4 बेसिन है। दोनों को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस तरफ कौन है, दक्षिण पूर्वी पठार है, और इस तरफ कौन है, अरावली। इन दोनों के बीच में भी 4 बेसिन है, जिसमें से 4 बेसिन कौन कौन सी है, तो माही, चंबल, बनास और बाणगंगा। ये घुमा फिरा कर टफेस्ट क्वेश्चन हो तो ये लोकेशन पूछता है, आजकल जो किताबों का रटा हुआ ज्ञान है वो नहीं पूछता है। दूसरा क्या है, दक्षिण पूर्वी पठार है। तो दक्षिण पूर्वी पठार में यहाँ की जो भूमि है इसको कहते हैं विंध्यन कंगार, और इसको कहते हैं दक्कन उच्च भूमि, जिसमें एक पढ़ेंगे अपन शाहबाद उच्च भूमि और एक डंग गगनदार उच्च भूमि। इस तरीके से ये भौतिक प्रदेश हैं। अब आपको कैसा भी दे दे, पूर्व से पश्चिम जमाइए, है ना, जैसे ऑप्शन में आ गए तो बाणगंगा, उत्तरी में अरावली, है ना, शेखावटी, और फिर कौन सा मरुस्थल हो जाएगा, शुष्क मरुस्थल। जैसे भी जमाना हो वैसे दे सकता है। तो आपको ये मैप आपके पास क्लियर होना चाहिए, इस तरीके से राजस्थान के क्या फैले हुए हैं, भौतिक प्रदेश फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये बाद में डाल देगा ना वीडियो उसमें।
ठीक, चलो नेक्स्ट देखिए अब हम सबसे पहले लेकर चलते हैं मरुस्थल के बारे में। सबसे पहला हमारे पास कौन सा है? मरुस्थल। अब हम अंदर की ओर चलते हैं। देखो जो ये मरुस्थल है इसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार का मरुस्थल कहा जाता है। यह विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है। अभी भी निर्माण क्या है इसका? जारी है। प्लास्टोसिन युग में ये किससे ढका हुआ था? घने वनों जंगलों से ढका हुआ था। धीरे धीरे यहाँ शुष्कता बढ़ती गई और ये भूभाग किस में बदल गया? मरुस्थल में बदल गया। ठीक है, क्यों हम कैसे कहें ये मरुस्थल में बदला? इससे पहले यहाँ पर घनी वनस्पति और जीवाश्म थे, तो यहाँ से ही हम कौन से ईंधन प्राप्त करते हैं? जीवाश्म ईंधन। आप देखोगे राजस्थान में पेट्रोलियम है ना, कहाँ से निकलता है? बाड़मेर, सांचौर बेसिन, जैसलमेर, नागौर उन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। कोयला भी अपन पढ़ेंगे तो बीकानेर, बाड़मेर से कोयला प्राप्त करते हैं, जैसलमेर से क्या प्राप्त करते हैं? प्राकृतिक गैस प्राप्त करते हैं। ये भूभाग कभी हरा भरा रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या बढ़ती गई? शुष्कता। और वर्षा कितनी हो गई? 50 सेंटीमीटर से कम। और 50 सेंटीमीटर से कम अगर वर्षा होती है तो उस भूभाग को हम क्या बोलते हैं? मरुस्थल। तो इसीलिए इस मरुस्थल को राजस्थान में कौन सी वर्षा रेखा अलग करती है राजस्थान से, पूर्वी राजस्थान से? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इस मरुस्थल को थोड़ा सा डीप देख लें हम, तो ये जो मरुस्थल है ये केवल हमारे राजस्थान में ही नहीं है, भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। और केवल भारत में ही नहीं है, इसका विस्तार कहाँ पर है? पाकिस्तान में भी है। तो ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में फैला हुआ है। और भारत और पाकिस्तान में जो मरुस्थल है उसका लगभग 62% हिस्सा हमारे राजस्थान में है। यानी कि मरुस्थल का सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में है? राजस्थान के पास है। पूरे थार मरुस्थल का लगभग 62% विस्तार है, वो किस राज्य में? राजस्थान में। ये जो मरुस्थल है ये सब मानते हैं कि यहाँ पर अपन ने कहा भी था कि यहाँ पर पहले प्रारंभ में क्या रहा होगा? तैथिस सागर। तो आपसे कभी प्रश्न पूछ ले, ये नया प्रश्न होगा, आपसे अगर प्रश्न पूछ ले कि यह मरुस्थल तैथिस सागर से कब तक ढका हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है मेसोजोइक काल तक। कब तक ढका हुआ था? मेसोजोइक काल तक। मेसोजोइक काल तक यह भूभाग किससे ढका हुआ था? तैथिस सागर से ढका हुआ था। अगर टफेस्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट ग्रेड वगैरह देने हैं तो उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस काल तक ये तैथिस सागर से ढका हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है मेसोजोइक काल तक ये तैथिस सागर से ढका हुआ था। आप कैसे प्रमाणित कर सकते हो कि ये तैथिस सागर से ढका हुआ था? हम लोगों का यह होना चाहिए कि हम कब थे यहाँ तब कि हम कह दें कि वास्तव में तैथिस सागर से ढका था या नहीं। तो इसके प्रमाण क्या है? तो देखो यहाँ पर प्रमाण क्या है, इस मरुस्थल में सागरीय जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। सागरीय जीवों के क्या पाए जाते हैं? व्हेल मछली के अवशेष मिल रहे हैं। कहां से? उठकर तो आई नहीं होगी। इस भूभाग में एक उद्यान है जिसको बोलते हैं जीवाश्म उद्यान। क्या बोलते हैं? जीवाश्म उद्यान। कहां है जीवाश्म उद्यान? जैसलमेर में। इसी को कहते हैं आकलवुड फॉसिल पार्क। ठीक है, ये कहां पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर में एक उद्यान है जिसका नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा उद्यान है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। इस राष्ट्रीय मरु उद्यान में जीवाश्म उद्यान या आकलवुड फॉसिल पार्क है, जहां पर 18 करोड़ वर्ष पूर्व के 18 करोड़ वर्ष पूर्व के क्या मिलते हैं? जीवाश्म मिलते हैं। ये जीवाश्म किस काल के हैं? तो जुरेसिक काल के। किस काल के हैं? तो यहां से फिर से एक क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस काल के अवशेष मिलते हैं, तो किस काल के मिलते हैं? जुरेसिक काल के। फिर फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन में आया हुआ है कि कितने करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिलते हैं? 16 करोड़, 15 करोड़, 18 करोड़। तो कितने करोड़ वर्ष पूर्व के हैं? 18 करोड़। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आया है। एनसीईआरटी की जो 11th की बुक है भारत का भूगोल, उसमें स्पष्ट दे रखा है इसने कि थार का मरुस्थल है वो मेसोजोइक काल तक किससे ढका हुआ था? तैथिस सागर से। इसलिए अगला जब प्रश्न होगा, नया प्रश्न होगा, तो आपसे ये पूछेगा कि यह मरुस्थल कब तक तैथिस सागर से ढका था? तो बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे? जुरेसिक काल। जुरेसिक काल नहीं करना, आपको क्या करना है? मेसोजोइक काल। ठीक है, तो मेसोजोइक काल तक तो ये तैथिस सागर से ढका हुआ था। यहां पर आकलवुड फॉसिल पार्क में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के जुरेसिक काल के क्या पाए जाते हैं? अवशेष मिलते हैं। दूसरा, इस भूभाग में देखो तो हमें खारे पानी की क्या मिलती हैं? झीलें मिलती हैं। आप राजस्थान में अगर खारे पानी की झीलें अगर पढ़नी है अपने को, तो कौन से राजस्थान में मिलेंगी? पश्चिमी राजस्थान में। एक भी अरावली के पूर्व में कोई भी खारे पानी की झील नहीं है। सारी खारे पानी की झीलें हैं वो हमारी कहां पर हैं? पश्चिम में। जैसे यहां से ये अरावली के पास से शुरू हो जाती है, बड़ी झील कौन है? सांभर। फिर कौन है? डिडवाना। फिर कौन है? नावा है, फलोदी है ना, फिर हमारे पास
नीचे की ओर आते हैं तो यह बखासर है, लुणकरणसर है, ऐसे जितने भी खारे पानी की झीलें हैं वो सब कहाँ पर स्थित है? मरुस्थल में। और इन झीलों में सबसे ज्यादा जो तत्व मिलता है वो क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड। क्या मिलता है? और सागरीय जल में भी सबसे ज्यादा क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड। इससे ये पता चलता है कि यह भूभाग कभी किससे ढका हुआ था? सागर से। देख लो, हमारा कोई तालाब वगैरह है, आप ये जमीन है, आप यहाँ खड़े हो और आप तालाब को देखोगे तो पानी आपको एक लेवल का मिलेगा, लेकिन अंदर आपको उबड़ खाबड़ भूआकृतियां होंगी, है ना। तो अब देखो यहाँ से अगर ये पानी पीछे हट जाएगा तो जो गर्त होंगे उनमें पानी भरा हुआ रह जाएगा, और जब पानी भरा हुआ रह जाता है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं? खारे पानी की झील है। पानी पीछे हट गया लेकिन जो गर्त थे, खड्डे थे, उनमें उस समय का पानी भरा हुआ है, इन्हीं को हम बोलते हैं खारे पानी की झीलें। तो इन दो प्रमाणों से पता चलता है कि यह मरुस्थल कभी किससे ढका हुआ था? 33 सागर। और कब तक ये 33 सागर से ढका हुआ था? बोलो फटाफट। मेसोजोइक काल तक। ये प्रश्न होगा, कौन से काल तक? कुछ विद्वान मानते हैं कि यह ग्रेट पैलियो आर्कटिक हमारा जो सहारा मरुस्थल है उसी का पूर्वी विस्तार है। देखो, हमने कहा था कि जब हमारा भूभाग है वो दक्षिण वाला भूभाग है, ये किससे जुड़ा हुआ था? अफ्रीका से। किससे जुड़ा हुआ था? और अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा? सहारा मरुस्थल। आप देखोगे कि सहारा मरुस्थल यहां से मरुस्थल होते हुए ये अरब है, तो अरब में भी क्या फैला हुआ है? मरुस्थल। और इस अरब खत्म होते ही हमारा पाकिस्तान शुरू हो जाएगा, और पाकिस्तान के बाद कौन है? हमारा भारत है। तो ऐसा मानते हैं कि सहारा मरुस्थल का ही पूर्वी क्या है? विस्तार है, ऐसा भी माना जाता है। लेकिन ज्यादातर प्रमाण ये कहते हैं, ऑथेंटिक प्रमाण ये कहते हैं कि किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। तो अपन दोनों तरह के लेके चलेंगे। कुछ विद्वानों के अनुसार ये किसका विस्तार है? सहारा का ही पूर्वी विस्तार है। ठीक है, तो इस मरुस्थल के बारे में, तो ये मरुस्थल जो है इस तरह से कभी 33 सागर का अवशेष रहा है। वर्तमान में ये दो देशों में फैला हुआ है, और भारत और पाकिस्तान में। और भारत में भी केवल हमारे राजस्थान में ही नहीं है, है ना, हमारे राजस्थान में ही नहीं है, यह भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। ये जो हमारे पास ये अरावली है, इस अरावली के पश्चिम में देखो, एक तो हमारे पास हमारा कौन हो गया? राजस्थान। ऊपर की ओर कौन हो गया? पंजाब। इधर कौन हो गया? हरियाणा। और ये कच्छ वाला कौन हो गया? गुजरात। कितने राज्यों में फैला हुआ है? 4 राज्यों में। कौन से 4 राज्य हैं? पंजाब है ना, दक्षिण पंजाब है, दक्षिण पूर्व पश्चिमी हमारे पास कौन है? हरियाणा है, और फिर कौन है हमारे पास? राजस्थान, और फिर कौन है? गुजरात है। सबसे ज्यादा किस राज्य में है? राजस्थान में। दूसरा सर्वाधिक कहां पर है? गुजरात में, है ना। ये पूरा कच्छ का एरिया जो है हमसे लगता हुआ वो पूरा पूरा कैसा है? मरुस्थली है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब मरुस्थल को और हम देखें तो विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता रखने वाला मरुस्थल है। जैव विविधता मतलब क्या हुआ? बायोडायवर्सिटी, है ना, जैव विविधता, यानी कि यहाँ जीवन विविध प्रकार का है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ऐसा बाकी मरुस्थलों में चले जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। आप सहारा का मरुस्थल है, कालाहारी का मरुस्थल है, ऐसे विश्व के बहुत सारे मरुस्थल है, अटाकामा मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया है, ऐसे बहुत सारे मरुस्थल हैं। इन मरुस्थलों में जाओगे तो वीरान पड़े हुए हैं। यहाँ पर वनस्पति और जीव जंतु का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है, या फिर एक ही प्रकार की कोई झाड़ी वगैरह मिलती है। लेकिन आप अपने हमारे मरुस्थल में चले जाओ, आप जोधपुर देख लो, है ना, राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है। जनसंख्या राजस्थान की सबसे ज्यादा किस शहर में रहती है? जयपुर में। जयपुर के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? जोधपुर है। कौन सा शहर है? और वो जोधपुर कहाँ आता है? मरुस्थल में। आपको लगेगा ही नहीं कि आपको मरुस्थल में जा रहे हो। आप देखो, सिरोही से आगे जैसे ही जाते हो, पाली, जालोर, नागौर, या फिर गंगानगर, हनुमानगढ़ चले जाओ, आपको मरुस्थल का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा मरुस्थलों में सबसे ज्यादा जैव विविधता कौन सा मरुस्थल रखता है? थार का मरुस्थल है। ठीक है, दूसरा देखो, यह विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? युवा मरुस्थल है। इसका निर्माण प्लेस्टोसिन युग से प्रारंभ हुआ है और आज भी निर्माण जारी है। आज भी प्रक्रिया क्या है? जारी है। यहां पर दक्षिण पश्चिम पवने हैं। अपन पढ़ेंगे मानसून, तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने जो हैं यहाँ पर वर्षा नहीं कर पाती हैं, और ये मरुस्थल को आगे बढ़ाने का काम करती है। तो इस मरुस्थल के निर्माण में किसका योगदान है? दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों का। यदि आप देख लो, ये अरब सागर से उठता हुआ मानसून अगर यहाँ वर्षा कर दे तो हम इसको मरुस्थल बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तो एकमात्र विश्व का मरुस्थल है जिसका निर्माण किसने किया है? दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों द्वारा हुआ, ऐसा माना जाता है। एक व्यक्ति हैं, ये अभी तक प्रश्न नहीं पूछा है, ईश्वरी सिंह प्रसाद। कौन है? ईश्वरी सिंह प्रसाद। इन्होंने इसे क्या कहा है? तो रुक्ष प्रदेश कहा है। क्या कहा है? रुक्ष प्रदेश कहा है। तो चलो यहां तक अपन लिख लें, पहले हेडिंग डालो मरुस्थल।
मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल लिखिए। राज्य के पश्चिम में, राज्य के पश्चिम में डैश, अरावली के पश्चिम में, राज्य के पश्चिम में डैश, अरावली के पश्चिम में डैश 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में समझ में आ गया क्या बोला है? देखो वापस से गौर करें, है ना। कभी भी घुमा फिरा कर प्रश्न आए तो किसके पश्चिम में? ये अरावली की पश्चिम। पहली बात तो ये हमारा राजस्थान हो गया, तो राजस्थान के कहां पर? पश्चिम में। अरावली के भी पश्चिम में, और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में फैला, फैला पश्चिम में फैला यह थार मरुस्थल का, फैला यह थार मरुस्थल का हिस्सा है, थार मरुस्थल का हिस्सा है। नेक्स्ट लाइन में, यह थार का मरुस्थल, यह थार का मरुस्थल भारत व, यह थार का मरुस्थल भारत व पाकिस्तान दोनों देशों के मध्य फैला है। यह थार का मरुस्थल भारत व पाकिस्तान दोनों देशों के मध्य फैला है। थार के मरुस्थल का, थार के मरुस्थल का लगभग 62% भाग, थार के मरुस्थल का लगभग 62% भाग राजस्थान में, राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो थार के मरुस्थल का लगभग 62% भाग कहां पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट लाइन में, यह भारत के, यह भारत के 4 राज्यों में फैला है। यह भारत के 4 राज्यों में फैला है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात। नेक्स्ट लाइन में, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल मेसोजोइक काल तक, इसको अंडरलाइन कर देना है, ये नया क्वेश्चन लेकर आए तो थार का मरुस्थल अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं आया। थार का मरुस्थल मेसोजोइक काल तक तेथिस सागर से ढका था, तेथिस सागर से ढका था, तेथिस सागर से ढका था। नेक्स्ट, लगभग 700 करोड़ वर्ष पूर्व, लगभग 700 करोड़ वर्ष पूर्व प्लेस्टोसिन काल में, प्लेसिटोसिन है ना, ये तो नहीं पूछेगा फिर भी लिख लो, प्लेस्टोसिन काल तक, 700 करोड़ वर्ष पूर्व, 700 करोड़ वर्ष पूर्व प्लेस्टोसिन काल तक यह भूभाग, यह भूभाग घनी वनस्पति से ढका था, घनी
वनस्पति से ढका था। धीरे 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 शुष्कता, धीरे धीरे शुष्कता बढ़ती गई, शुष्कता बढ़ती गई और यह भूभाग मरुस्थल में बदल गया, मरुस्थल में बदल गया। नेक्स्ट लाइन में, पूर्व में यह तेथिस सागर से ढका था। पूर्व में यह तेथिस सागर से ढका था, जिसका प्रमाण यहां पर पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें, इसका प्रमाण यहां पर पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें जैसे सांभर, डिडवाना, पंचभद्रा आदि, इसका प्रमाण यहां पर पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें जैसे सांभर, डिडवाना, पंचभद्रा आदि। ठीक है, ये प्रमाण है यहां पर पाई जाने वाली कौन सी खारे पानी की झीलें की ये भूभाग कभी किससे ढका हुआ था? तेथिस सागर से ढका हुआ था। कथन कारक आते तब ये काम के हैं, बाकी ऐसे कोई पूछेगा नहीं आपके ना। कभी कथन आता है कि निम्न में से कौन सा कथन मरुस्थल से संबंधित है या नहीं, तब लिखा होगा, एक लाइन लिखी होगी, ये भूभाग तेथिस सागर से ढका हुआ था जिसका प्रमाण यहां पर पाई जाने वाली मीठे पानी की झीलें। तो कथन क्या हो गया? गलत। यहां पर पाई जाने वाली कौन सी है ना, बेसिक छोटी छोटी गलतियां होती हैं, छोटे सा हमको ध्यान नहीं रहता। सर ने बोला तो था झीलें, लेकिन कौन से पानी की? खारे पानी। मीठे पानी की कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। सागर का पानी और इसका पानी सेम होना चाहिए। तो खारे पानी की झीलें, सागर का पानी कैसा होता है? लवणता होती है उसमें, और उसमें सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है? सोडियम क्लोराइड की। अपन झीलें पढ़ेंगे तो देखो, हमारी जो सांभर झील है, देखो सामान्यतः हम नमक का उत्पादन कहां से करते हैं? सागरों से करते हैं। लेकिन भारत का एकमात्र राज्य राजस्थान जहां झीलों से क्या उत्पादन होता है? नमक का उत्पादन होता है। सांभर देश का 8.7% नमक उत्पादन करता है। लगभग देश का 10% नमक कौन उत्पादन करता है? सांभर करती है। वही जल, जैसा जल कहां पर पाया जाता है? सागरों में पाया जाता है। वैसा जल कहां पर है? हमारी झीलों में। इसका मतलब ये कभी झीलें किसका भाग रही होंगी? सागर का भाग रही होंगी। तो खारे पानी की झीलें किसका प्रमाण देती हैं? तेथिस सागर का। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित जीवाश्म उद्यान डैश आकलवुड फॉसिल पार्क, जीवाश्म उद्यान डैश आकलवुड फॉसिल पार्क। तो सीधा एक तो क्वेश्चन आता है छोटे एग्जाम्स में, जीवाश्म उद्यान या आकलवुड फॉसिल पार्क कहां पर है? जैसलमेर में। या कभी आ जाए किस अभ्यारण्य में स्थित है, तो कौन सा अभ्यारण्य है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित जीवाश्म उद्यान डैश आकलवुड फॉसिल पार्क में 18 करोड़ वर्ष पूर्व जुरेसिक काल की चट्टानें पाई जाती हैं। वही फॉसिल से है ना, चट्टानें बन गई है तो चट्टानें पाई जाती हैं।
18 करोड़ वर्ष पूर्व की, दोनों ही लाइनें वापस रिपीट होगा। ये क्वेश्चन एक ही बार अभी तक आया है, बड़े एग्जाम्स में, तो छोटे एग्जाम्स में रिपीट करेगा। 18 करोड़ वर्ष पूर्व की जुरेसिक काल की चट्टानें पाई जाती हैं। तो आपसे पूछेगा किस काल की चट्टानें पाई जाती हैं, तो जुरेसिक काल की। कितने करोड़ वर्ष पूर्व की है, तो 18 करोड़ वर्ष पूर्व की है ना। ये दो क्वेश्चन है। और नया क्वेश्चन अभी मैंने बताया था कि कब तक ढका हुआ था, तो कब तक ढका हुआ था, मेसोजोइक काल तक, है ना। ये बार बार रिपीट कर रहा हूं, मतलब ये नया प्रश्न है। फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा, और ये पूछा गया है, तो छोटे एग्जाम्स में क्या होगा, ये रिपीट होगा। पटवार है, वीडियो है, ऐसे एग्जाम्स में, ये छोटे एग्जाम्स में ये रिपीट होगा। तो ध्यान दें अच्छे से। तो सिंपल जो बीएसटीसी पीटीटी देते हैं, तो पूछता है जीवाश्म उद्यान कहाँ है, या अकलुट फॉसिल पार्क कहाँ है, तो सीधा कहाँ हो गया, जैसलमेर में। तो ये दो प्रमाण है जिससे पता चलता है कि ये भूभाग किससे ढका हुआ था, तेथिस सागर से ढका हुआ था। नेक्स्ट लाइन लिखे, मरुस्थलों में, मरुस्थलों में, मरुस्थलों में थार का मरुस्थल, मरुस्थलों में थार का मरुस्थल, मरुस्थलों में थार का मरुस्थल सर्वाधिक जैव विविधता रखता है, सर्वाधिक जैव विविधता रखता है, सर्वाधिक जैव विविधता रखता है। तो कभी ये कथन आए तो ध्यान रखना है, विश्व में बहुत सारे मरुस्थल है, सहारा, अटाकामा, गोबी, है ना, बहुत सारे मरुस्थल है। विश्व के जितने भी मरुस्थल है, उन मरुस्थलों में अगर सबसे ज्यादा जीव जंतु की विविधता मिलती है, तो कौन सा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है। नेक्स्ट, इस मरुस्थल का निर्माण, इस मरुस्थल का निर्माण दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों द्वारा हुआ है। इस मरुस्थल का निर्माण दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों द्वारा हुआ है। यह भी कथन आ जाए तो ध्यान देना है, कथन सही है। आपको लगे कि पवनों द्वारा कैसे हुआ है, तो पवनों द्वारा यहां पर वर्षा नहीं की गई है, इसलिए मरुस्थल का निर्माण हुआ है। तो इस मरुस्थल का निर्माण अपन जब जलवायु पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, किसके द्वारा हुआ है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों द्वारा हुआ है। नेक्स्ट, यह विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है, यह विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है। यह विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है। नेक्स्ट, एक कभी पूछा नहीं है फिर भी पूछ ले आपको, ईश्वरी सिंह ने, ईश्वरी सिंह ने इसे रुक्ष प्रदेश कहा है। डबल अंडरलाइन कर दें, रुक्ष प्रदेश अभी आ जाए। रुक्ष प्रदेश का संबंध है अरावली, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार, मरुस्थल, तो उत्तर क्या होगा, मरुस्थल। ईश्वरी सिंह प्रसाद ने, ईश्वरी सिंह प्रसाद ने इसे रुक्ष प्रदेश कहा है। ईश्वरी सिंह प्रसाद ने इसे रुक्ष प्रदेश कहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो ये हमने अभी सामान्यतः पूरे थार के मरुस्थल की बात की है। अब हम राजस्थान पे वापस आते हैं। हमने कहा था कि ये राजस्थान के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में, या 50 सेंटीमीटर के पश्चिम में फैला है। ये जो मरुस्थल है उसे क्या कहते हैं, हम थार का मरुस्थल कहते हैं। और केवल हमारे राजस्थान में ही नहीं है, या केवल भारत में ही नहीं है, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में, और भारत के कितने राज्यों में, 4 राज्यों में है। और यह जो मरुस्थल है, जो कभी मेसोजोइक काल तक तो किससे ढका हुआ था, तेथिस सागर से। फिर धीरे धीरे तेथिस सागर के पीछे हटने के बाद में यहाँ पर घनी वनस्पति हो गई, जो लगभग 700 करोड़ वर्ष पूर्व ये घने जंगलों से ढका हुआ था। लेकिन फिर धीरे धीरे वो भी समाप्त होते गए, और ये भूभाग किस में बदल गया है, मरुस्थल में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने इस मरुस्थल की बात की है। नेक्स्ट एक लाइन और लिख लो, कुछ विद्वानों का मत है कि, कुछ विद्वानों का मत है कि, कुछ विद्वानों का मत है कि यह मरुस्थल, यह मरुस्थल ग्रेट पैलियो आर्कटिक, ग्रेट पैलियो आर्कटिक सहारा मरुस्थल का पूर्वी विस्तार है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह मरुस्थल, यह मरुस्थल, तो ये कथन कभी आ जाए तो ये भी सही है, अपने को जो कह रहे हैं वो सब सही है ना। यह मरुस्थल
ग्रेट पैलियो आर्कटिक सहारा मरुस्थल का पूर्वी विस्तार है। ग्रेट पैलियो आर्कटिक, ग्रेट पैलियो आर्कटिक सहारा मरुस्थल का पूर्वी विस्तार है। क्योंकि आपने अगर विश्व का मैप है ना, अभी हमारे पास मैप वगैरह है नहीं, कल ये आ गया तो डाल देगा तो अपन इसको देख लेंगे। और ग्रेट पैलियो आर्कटिक सहारा मरुस्थल का क्या है, ये पूर्वी विस्तार है। देखो अभी हमने कहा था, यहां पर एक डायग्राम के द्वारा देखा भी था हमने, ये देखो ये सहारा मरुस्थल है। सहारा से आपने विश्व का मैप पे गौर करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पूरा पूरा अरब प्रायद्वीप आ जाएगा, तो अरब का मरुस्थल आ जाता है ना, इराक वाला। और आगे देखोगे तो फिर पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद कौन आ गया, भारत। तो ऐसा मानते हैं कुछ विद्वान, ये सहारा मरुस्थल का ही क्या है, पूर्वी विस्तार है। लेकिन अधिकांश और सही जो मत है वो मानते हैं कि यहाँ पर पूर्व में क्या था, 33 सागर था, और इसके पीछे हटने से इस मरुस्थल का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो दोनों ही मत सही हैं। अब हम वापस हमारे राजस्थान पे आते हैं। राजस्थान के संदर्भ में और क्या देखना है हमें, तो ये देखो ये जो मरुस्थल है, अब हम राजस्थान में देख ले तो राजस्थान के सर्वाधिक भूभाग पर पूरा के पूरा पश्चिमी भूभाग, अरावली के पश्चिम का पूरा के पूरा भूभाग इस मरुस्थल से ढका हुआ है। यानी अरावली के पूरा पश्चिम का जो हिस्सा है, ये पूरा भाग दिख रहा होगा, आधे से अधिक भाग है, लगभग 61.11% भूभाग पर क्या फैला हुआ है, मरुस्थल। लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर पर क्या फैला है, मरुस्थल फैला हुआ है। यानी राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर, 61.11% भाग पर। मुख्य मरुस्थल कहते हैं 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर है। मुख्य मरुस्थल कितने पर है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर, या फिर सीधा है मरुस्थल का विस्तार कितने पर है, तो 2,09,000 वर्ग किलोमीटर पर। जो राजस्थान का कितना क्षेत्रफल गिरता है, 61.11% भूभाग पर फैलता है, जहां पर राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 40% जनसंख्या निवास करती है। और गौर से देखना हो तो देखो इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण ज्यादा, लगभग ये 644 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है ना। ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन आप है ना तो देख लें अपन खाली। और चौड़ाई लगभग 300 से 350 किलोमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। उत्तर से दक्षिण लगभग 644 किलोमीटर, 640 किलोमीटर सब लिखा हुआ रहता है। और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, 300 किलोमीटर का इसका विस्तार है। राज्य के लगभग क्षेत्रफल की दृष्टि से सभी बड़े जिले जैसे जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, ये सभी जिले कहाँ के हैं, पश्चिम के। क्योंकि जनसंख्या कम है तो जिलों का आकार क्या है, बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ देखो जिलों का आकार बहुत छोटा है, क्षेत्रफल बहुत क्या है, छोटा है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या विरल होने के कारण यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है, जिलों का बहुत बड़ा है। कितने जिले आते हैं वगैरह सब अपन अभी देख लेंगे ना, कितने जिले इस मरुस्थल में आते हैं। अपने आप धीरे धीरे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप मैप में आते जाएंगे। तो इस मरुस्थल को और डीप देखेंगे तो अपन कहेंगे इस मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा क्या कर देती है, दो भागों में बांट देती है। एक भाग को हम क्या बोलेंगे, शुष्क मरुस्थल, और दूसरे को क्या बोलेंगे, अर्धशुष्क। तो नेक्स्ट लाइन में लिखें, अब पैराग्राफ चेंज करके। अभी तक तो हमने पूरे थार के मरुस्थल की बात की है, अब हम वापस अपने राजस्थान पे आते हैं, क्योंकि अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें हैं, ये भी पूछी जाती हैं, लेकिन यहाँ ज्यादा गौर से पूछेंगे। तो लिखो यह राज्य के 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह राज्य के 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। राज्य का 61.11% भूभाग, राज्य का 61.11% भूभाग मरुस्थलीय है। तो कोई प्रश्न आता है, एक तो सीधा आता है कि कितने प्रतिशत भूभाग पर है, तो कितने प्रतिशत भाग पर है, 61.11%। आपसे प्रश्न पूछ ले, ऐसा भी पूछता है घुमा फिरा कर कंफ्यूज करने के लिए कि मरुस्थल का विस्तार राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर है, 60 से कम, 60 से अधिक, 50 से अधिक, 50 से 55, इस तरह से देगा। तो 60 से क्या है, अधिक है ना। ध्यान रखिए कितने भूभाग पर है, 61.11% भूभाग पर है। फिर एक रिपोर्ट है, वो नहीं पूछेगा फिर भी देख लो। हमारे जो सैटेलाइट सिस्टम है, जो जिसको संचालित करता है इसरो, है ना, इंडियन सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, ये सैटेलाइट के अनुसार ऐसा मानते हैं कि राजस्थान का लगभग 67% भूभाग क्या हो चुका है, मरुस्थलीकरण हो चुका है ना। तो कभी करंट से क्वेश्चन आए लिख लो, सैटेलाइट डैश सैटेलाइट करके लिखे, सैटेलाइट डैश इसरो की रिपोर्ट के अनुसार, इसरो सैटेलाइट डैश इसरो की रिपोर्ट के अनुसार
राज्य का 67% भाग, 67, 67% भाग, 67% भाग मरुस्थलीकरण से प्रभावित है, मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। 67% भाग मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। देखो फिर एक शब्द आ गया मरुस्थलीकरण, तो इससे संबंधित कुछ चीजें देख लेते हैं। देखो जो भूभाग हमारे पास मरुस्थल है वो तो ठीक है, लेकिन मरुस्थल और आगे बढ़ता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मरुस्थलीकरण। जैसे ये भाग अभी हमारे पास मरुस्थल है, अभी हमारा बांसवाड़ा जिले में मरुस्थल है क्या, नहीं है, लेकिन बांसवाड़ा जिला मरुस्थल की चपेट में आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, मरुस्थलीकरण। मरुस्थल का क्या बनना, क्या होना, आगे बढ़ना। मरुस्थल का क्या होना, आगे बढ़ना, या मरुस्थल को इसको कहते हैं मार्च करना, इसी को कहा जाता है मरुस्थलीकरण। तो राज्य का लगभग 67% भाग अब किसकी चपेट में आ चुका है, मरुस्थलीकरण की चपेट में आ चुका है। इसका मतलब यह मरुस्थल अभी भी आगे बढ़ रहा है, इसीलिए हमने कहा था यह विश्व का सबसे क्या है, युवा मरुस्थल है। ठीक है, तो मरुस्थल जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ता है। देखो यहां पर ग्रीष्म काल में पवनें चलती, इस तरीके से अपन पढ़ेंगे पवन, ये पवन जो चलती इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम पवनें। कौन सी पवनें, दक्षिण पश्चिम पवनें जो हैं ग्रीष्म काल में मार्च और जून में, मार्च और जून में बहुत अधिक शुष्कता होती है इस क्षेत्र में, तो बहुत तेज गति से चलती हैं और इस रेत को उठाकर आगे ले जाती हैं और आगे ले जाकर मरुस्थल को क्या कर देती हैं, छोड़ देती हैं। तो इस मरुस्थल का जो विस्तार है वो राजस्थान ही नहीं, भारत में देखोगे तो उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ रहा है। मरुस्थल किस तरफ आगे बढ़ रहा है, उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ रहा है। ये मरुस्थल धीरे धीरे आगे बढ़ना ही मरुस्थलीकरण कहलाता है। तो इसरो कहता है कि राजस्थान का 67% भाग किसमें आ चुका है, मरुस्थलीकरण के प्रभाव में आ चुका है। तो मरुस्थल सबसे ज्यादा आगे कब बढ़ता है, तो कब आगे बढ़ता है, मार्च से जून माह में। ठीक है, सबसे ज्यादा मरुस्थलीकरण कब होता है, मार्च से जून महीने में मरुस्थलीकरण का प्रभाव सबसे ज्यादा देखा जाता है। मरुस्थलीकरण से सबसे ज्यादा प्रभावित जो जिला है वो एक जिला है जैसलमेर का, एक क्षेत्र है नाचना। कौन सा गांव है, एक ऊंट की नस्ल भी है नाचना, अपन पढ़ेंगे ऊंट की नस्लों में। एक ऊंट की नस्ल है जिसका नाम क्या है, नाचना। ये ऊंट की नस्ल नाचना है, वो जैसलमेर से ही है ना। जो हमारे सैनिक जो ये बॉर्डर पर बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, जिनके पास जो ऊंट होते हैं वो किस किस्म के होते हैं, नाचना के होते हैं। और नाचना गांव कहां पर है, जैसलमेर। मरुस्थलीकरण से सर्वाधिक प्रभावित गांव या क्षेत्र कौन सा, कभी पूछ ले तो वो कौन है, नाचना है। और सबसे ज्यादा मरुस्थलीकरण कब होता है, मार्च व जून के बीच में। इन दो लाइनों को भी साथ में ऐड कर दूं, नया कभी क्वेश्चन लेकर आए तो। सर्वाधिक मरुस्थलीकरण, जिनको मरुस्थलीकरण समझ में नहीं आए तो आगे ब्रैकेट में एक लाइन और लिख लेना, सर्वाधिक मरुस्थलीकरण, सर्वाधिक मरुस्थलीकरण, फिर ब्रैकेट में लिखो मरुस्थल का विस्तार, तो समझ में आ जाएगा शब्द क्या है मरुस्थलीकरण। सर्वाधिक मरुस्थलीकरण, ब्रैकेट में मरुस्थल का विस्तार। मरुस्थलीकरण किसको बोलते हैं, मरुस्थल का विस्तार, आगे बढ़ना मरुस्थल का। सर्वाधिक मरुस्थलीकरण मार्च व जून, मार्च से जून माह में होता है, मार्च से जून माह में होता है, मार्च से जून माह में होता है। फिर नेक्स्ट लाइन में मरुस्थलीकरण से सर्वाधिक प्रभावित, मरुस्थलीकरण से सर्वाधिक प्रभावित नाचना क्षेत्र जैसलमेर, मरुस्थलीकरण से सर्वाधिक प्रभावित नाचना क्षेत्र जैसलमेर। नाचना क्षेत्र जैसलमेर। फिर एक और लास्ट लिख लेते हैं इसमें। देखो इस मरुस्थल का लगभग 41.5% भाग है वो क्या है, बालू का मुक्त क्षेत्र है। ठीक है, बालू का मुक्त, इसका मतलब क्या हो गया, ड्यून मुक्त क्षेत्र है। तो अगली लाइन लिख लो, मरुस्थल का 41.5% भाग। ठीक है, सीधा प्रश्न पूछेगा आपको, मरुस्थल का 41.5% भाग बालू का मुक्त देश ड्यून मुक्त क्षेत्र है।
बालू का मुक्त डैश ड्यून मुक्त क्षेत्र है। 41.5% भाग बालू का मुक्त डैश ड्यून मुक्त क्षेत्र है। तो सीधा प्रश्न आएगा, राजस्थान के मरुस्थल का कितना प्रतिशत भूभाग ड्यून मुक्त है? वो कितना है? 41.5। तो शेष हमारे पास 58.5 क्या हो जाएगा? बालू का युक्त। ठीक है, तो सिंपल हो गया, शेष 58.5। आगे एक और लाइन लिख लो, लिख लिया क्या ऊपर वाला? नेक्स्ट लाइन में लिख लो, शेष 58.5 बालू का युक्त, शेष 58.5 बालू का युक्त। ठीक, आगे देखें और क्या इससे प्रश्न पूछ सकता है हमें। तो अब हम मरुस्थल में और डीप जाते हैं। तो हमने कहा था 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इस मरुस्थल को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। इस मरुस्थल को पूर्वी राजस्थान से तो अलग कौन करेगी? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। लेकिन इस मरुस्थल को 2 भागों में कौन बांटेगी? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। सीधा क्वेश्चन पूछ ले, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। शुष्क मरुस्थल व अर्ध शुष्क मरुस्थल। है ना, जो पुराने पढ़ चुके हैं उनको नहीं बोलना है। ठीक है, 2 मरुस्थल के भाग कर दिए। कौन बांटता है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास, पुरानों को नहीं बोलना है ना। निम्न में से कौन सी वर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है? ए बी सी डी, है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा, है ना। तब ए नहीं कर देना है। ये क्या है? 25 क्या लिखा हुआ पीछे? मिलीमीटर, है ना। ये क्या लिखा हुआ है? मिलीमीटर लिखा हुआ है। अपन ने अभी क्या लिखा है? अपन ने सेंटीमीटर, है ना। तो ध्यान देना है, अगर मिलीमीटर आएगा तो कितना हो जाएगा? 250। कितना हो जाएगा? 250। ध्यान रखना है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। स्केल देखिए आपने, छोटी स्केल देखिए ना, 15 सेंटीमीटर वाली छोटी स्केल होती है और 30 सेंटीमीटर वाली क्या होती है? बड़ी स्केल होती है। आपने देखा होगा तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर है? आपने देखा होगा, कभी गौर किया है ना, छोटी छोटी लाइनें होती हैं, 5-5 का 2 ग्रुप होता है ना, कभी अगर गौर से नहीं देखा हो बचपन में, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो बहुत जल्दी में, हड़बड़ाहट में, सर ने कहा था 25 तो 25 मिल गया, आपने तो खुश होकर गोला भर दिया, बाद में पता चले कि ये तो आंसर क्या हुआ है हमारा? गलत हुआ है ना। यहाँ पर आपको पीछे भी गौर करना था, थोड़ा सा बस धैर्य रखने की जरूरत थी आपको, प्रश्न को आराम से पढ़ना था और उत्तर को भी आराम से देखना था। आपको देखना था कि क्या कह रहा है ना। तो यहाँ पर मिलीमीटर लिखा हुआ है, तो ये उत्तर नहीं होगा। उत्तर क्या हो जाएगा? 250 मिलीमीटर। ठीक है, जो नए हैं ये प्रश्न उतार लें यहीं पर, तो आपको ध्यान रहे, ऐसा ही प्रश्न आपके पास फिर से आ जाए आपको, है ना। तो ध्यान रखना है, ऐसा प्रश्न फिर से दे दें, राजस्थान को 2 भागों में कौन सी वर्षा रेखा अलग करती है? तब आप यहाँ पर गौर करना है। यहाँ पर 25 से 250 से यहाँ 500 सेंटीमीटर है और यहाँ 500 क्या है? मिलीमीटर है। अब उत्तर क्या हो जाएगा? 500 मिलीमीटर हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको 100%। ध्यान देना है, ये प्रश्न जिनको नहीं समझ में आया है तो उतार लें। ठीक है, तो कल अपन मरुस्थल को 2 भागों में पढ़ेंगे। एक मरुस्थल कौन सा है? शुष्क मरुस्थल, और दूसरा कौन सा है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपका? बोलो।